बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इट इज थॉट दैट asexual मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर यह बताया गया है कि जो asexual मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो काफी प्रिमिटिव है, काफी पुराना है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। At a later stage, a mechanism have evolved leading to the production and union of gametes। मतलब कि ये जो दूसरी लेटर स्टेज है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर एक तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स और फिर यूनियन ऑफ गैमीट्स हुई। ठीक है, मतलब कि जो पहले वाला है उसके बाद कौन सा हमारे पास मेथड आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या चेंजिंग्स हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एक तो गैमीट्स बन रहे हैं, मतलब कि स्पर्म और स्पर्म और एग बनने के बाद क्या होता है कि उनकी यूनियन होती है, उसके बाद ही तो हमारे पास जाइगोट बनता है। मियोसिस एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ। के इसके अंदर क्या होना शुरू हो गया, मियोसिस और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने शुरू हो गई, जिसने क्या मेजर रोल अदा किया, डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइप्स ऑफ गैमीट्स from identical gametes to heterogametic stage of motile male gametes and non-motile female eggs। मतलब कि जो हमारे पास मियोसिस का जो मेथड आया, ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारे पास जो मेल है, ठीक है, आपको पता है कि मेल के अंदर दो तरह के स्पर्म पैदा होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर सिर्फ एक तरह का एग पैदा होता है, एक्स और एक्स। जब इनके अंदर मियोसिस होती है तो होता क्या है कि एक तरह का एग बन जाएगा और एक तरह का स्पर्म बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले क्या कहते हैं एग से मिलेगा तो हमारे पास क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारा वाई वाला स्पर्म हमारे एक्स वाले एग से मिले तो क्या होगा कि हमारे पास मेल पैदा होगा। ठीक है, यही तो बात इसके अंदर बताई गई है कि टू दी हेट्रोगैमेटिक स्टेज ऑफ मोटाइल मेल गैमीट्स। हेट्रोगैमेटिक मतलब कि जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल्स हैं वो क्या हैं, हेट्रोगैमेटिक हैं, मतलब कि वो दो तरह के स्पर्म पैदा कर सकते हैं, एक्स वाले और वाई वाले। अगर एक्स वाला स्पर्म जाके एग के साथ मिलेगा तो फीमेल पैदा होगी, तो अगर वाई वाला स्पर्म जाके हमारे एक्स वाले एग से मिलेगा तो क्या होगा कि हमारे पास मेल पैदा होगा। Sexual reproduction has advantage over asexual reproduction which is elaborated in the following table 18.2। कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम देखते हैं। लेकिन उसे शुरू करने से पहले ये जो पूरा पैराग्राफ है मैं इसको क्लियर कर दूं। इसके अंदर ये कहा गया है, सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मॉडिफिकेशंस आती गई, मतलब कि जैसे जैसे एवोल्यूशन आती गई तो हमारे पास कौन सा मेथड आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात होगी खत्म। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया कि प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स और क्या कहते हैं यूनियन ऑफ गैमीट्स स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मियोसिस एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ने इसे और कम्प्लेक्स बना दिया और जिससे बेटर ऑर्गेनिज्म पैदा होना शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या बताया गया कि हमारे पास जो मेल्स हैं वो हेट्रोगैमेटिक स्टेज ऑफ मोटाइल मेल गैमीट्स और जो फीमेल्स हैं वो नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट्स एग। मतलब कि जो हमारे पास मेल है वो एक तो हेट्रोगैमेटिक है, मतलब कि वो दो तरह के स्पर्म पैदा कर सकता है और वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे। ठीक है, और उसके अलावा फीमेल क्या होगी, फीमेल हमारे पास नॉन मोटाइल गैमीट्स पैदा करेगी जो कि एग होगा। इसीलिए होता क्या है कि जो स्पर्म है, ठीक है, जब वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, तो फिर वहां से वो एग तक क्या करते हैं, स्विम करके जाते हैं। स्पर्म जब फीमेल की वेजाइना के अंदर रिलीज किए जाते हैं तो वहां से वो एग तक जाने के लिए स्पर्म क्या करते हैं, स्विम करके जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर।
अब हम ये देखेंगे कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या एडवांटेज है, मतलब क्या फ़र्क है इन दोनों में, उसका हम टेबल अभी देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि सिर्फ जस्ट वन पेरेंट की ज़रूरत होती है, मतलब कि दो पेरेंट्स, मतलब कि अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा नो गैमीट्स आर प्रोड्यूस, साफ ज़ाहिर है इसके अंदर गैमीट्स वगैरह प्रोडक्शन वगैरह नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ जस्ट आपको पेरेंट चाहिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, गैमीट्स आर प्रोड्यूस, गैमीट्स पैदा होंगे, लेकिन किससे, एक फीमेल से पैदा होगा और एक मेल से। देज आर हैप्लॉइड एंड न्यूक्लियाई ऑफ टू गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड ज़ाइगोट। साफ ज़ाहिर है कि एक जो स्पर्म है, ठीक है, वो एन एक मेल पैदा करेगा और एग एन वाला क्या कहते हैं हमारे पास फीमेल पैदा करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, इन दोनों की आपस में फ्यूजन होगी, टू एन मतलब हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, बन जाएगा और फिर बाद में इसकी डेवलपमेंट होगी। मियोसिस इज एब्सेंट, साफ जाहिर है इसके अंदर जो भी सारे काम होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सारे का सारा किससे होगा, माइटोसिस से होगा, ठीक है। और इसके अंदर मियोसिस इज प्रेजेंट एट सम स्टेज इन लाइफ साइकिल टू प्रिवेंट क्रोमोसोम डबलिंग इन एवरी जनरेशन। मियोसिस जो होगा आपके सिर्फ गैमीट बनने और उसके अलावा क्या कहते हैं, जब गैमीट की फ्यूजन वगैरह हो जाएगी जस्ट उस लेवल तक होगा, लेकिन जब जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो मियोसिस नहीं होगा, उस टाइम पे माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल हूबहू मिलते होंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग हैं वो अपने पेरेंट्स से हूबहू नहीं मिलते होंगे, उनके अंदर वेरिएशन होगी। दे शो जेनेटिक वेरिएशन as a result of genetic recombination commonly occur in plants, less differentiated animals and microorganisms absent in more differentiated animals। मतलब कि एसेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है या फिर ऐसे एनिमल्स जो ज़्यादा डिवेल्प ना हो, लेस डिवेल्प हो, ठीक है। अकर इन द मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होती हैं और एनिमल्स में भी, लेकिन ये उनमें होंगे जो थोड़े से हायर लेवल के होंगे, ठीक है। often results in rapid production of large number of offspring। asexual mode of reproduction के अंदर जो offspring होते हैं बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट के अंदर यानी ऑफस्प्रिंग को पैदा किया जाता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो पैदा होते हैं ऑफस्प्रिंग। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस के अंदर मेजॉरिटी 95% लोगों के हाँ एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन 5% चांसेस होते हैं कि किसी के पास दो बेबीज की यानी कि बर्थ हो, तो वो भी उस सूरत में जब जब एक स्पर्म को दो एग मिल जाएं, ठीक है, फर्टिलाइज करने के लिए, तो ये उस सूरत में, नहीं तो मेजॉरिटी के जस्ट एक ही बच्चा पैदा होता है। both in animals and plants evolution of sexual reproduction also lead to the differentiation of sexes। मतलब कि जिस तरह एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, उसी तरह क्या हो रहा है कि हमारे जो सेक्सेस हैं वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल अलहदा होंगे, फीमेल अलहदा होंगे। ये नहीं होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म के पास दोनों सेक्सेस होंगे, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म के पास जस्ट एक ही सेक्स होगा, मतलब कि अगर वो मेल है तो उसके पास सिर्फ मेल वाला सेक्स होगा, अगर फीमेल है तो उसके पास जस्ट फीमेल वाला सेक्स और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। ऑर्गेनिजम्स आर आइदर हैविंग वन सेक्स और बोथ द सेक्सेस। Advanced mode of sexual reproduction has unisexuality in animals, but in plants bisexuality is general, is retained। मतलब कि ये कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके अंदर हमारे पास दो सेक्स पाए जाते हैं, ठीक है, फीमेल होगी और मेल होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि मेल के पास भी आपको ब्रेस्ट मिलेगा, ठीक है, फीडिंग के लिए होगा सही, लेकिन उस तरह डेवलप नहीं होगा, मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसके सारे के सारा जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल। लेकिन इसके अंदर ये बात कही गई है कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनके अंदर बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है, कि हमारे पास हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फ्लावर होगा वहीं पे आपको ओवरी मिलेगी, वहीं पे आपको एंथर वगैरह मिलेंगे जिससे पोलन ग्रेन्स वगैरह बनते हैं, जिसके अंदर स्पर्म वगैरह होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, बाइसेक्सुअलिटी मिलेगी, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स या हायर एनिमल्स हैं उनमें आपको यूनिसेक्सुअलिटी मिलेगी। Despite the bisexuality, cross fertilization is ensured
फॉर मेंटेनिंग द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। कहा जाता है कि जो टेपवर्म और अर्थवर्म हैं इसके अंदर, ठीक है, आपको बाइसेक्सुअलिटी मिलेगी। ठीक है, क्या होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल टेपवर्म है, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर हमें सेम ही मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन मिलेगा, लेकिन अपनी बेहतरी के लिए, अपनी क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी जनरेशन के लिए वो भी क्या प्रेफर करते हैं कि उनका जो फीमेल पार्ट है वो स्पर्म किसी और टेपवर्म से ले, ठीक है, ताकि इनके अंदर क्या हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सके। यानी कि मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि टेपवर्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये चाहें तो अपने ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म लेके अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो एग्स वगैरह हैं उसे फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये भी क्या प्रेफर करते हैं कि इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्पर्म किसी और टेपवर्म से मिले ताकि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एडवांटेज हासिल कर सकें। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस विच लीड्स टू द यूनियन ऑफ गैमीट्स। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की तारीफ बताई गई है कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर यूनियन ऑफ गैमीट्स होती है। मेल और फीमेल क्या करते हैं कि अपने गैमीट्स को रिलीज करते हैं और फिर वो जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन में अकर आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। मतलब कि ये बताया गया कि फर्टिलाइजेशन हमारे पास दो तरह की है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो गैमीट्स की जो फ्यूजन है वो इनसाइड दी फीमेल बॉडी होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है वो इनसाइड दी फीमेल बॉडी नहीं होती, वो आउटसाइड दी फीमेल बॉडी होती है, ठीक है। मतलब कि वो इन्वायरमेंट के अंदर होगी, और ये ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि जो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अक्कर इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, वही बात जो मैंने आपको बताई है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर होती है, वेयर मेल गैमीट्स कैन स्विम टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट्स इन वाटर मीडियम, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी आपको समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूँ कि क्या होगा कि हमारे पास फिश, ठीक है, मेल और फीमेल, ये क्या करते हैं, मेल अपने स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है, और जो फीमेल है वो अपने एग रिलीज करती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। और जब ये रिलीज कर देते हैं तो इन स्पर्म के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये एग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जाके इन एग्स को अनफर्टिलाइज से फर्टिलाइज कर देते हैं, फर्टिलाइज्ड एग, और फिर ये जो एग्स के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि आगे आपकी बुक में क्या बताया गया है। Development is also external due to the constant stable condition of the water। अब ये बताया गया है कि जो आपके फर्टिलाइज एग हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी एक्सटर्नल होगी। वजह ये है कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, स्टेबल है। इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, कि जिस तरह के टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं है, वहाँ पे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन जो होगी क्या होगी, इंटरनली होगी। स्पर्म आर लॉज इन द फीमेल बॉडी वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, के जो स्पर्म हैं वो क्या होंगे, वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर रिलीज किए जाएंगे और वहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होगी। दिस में लीड टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट एज इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अब ये बताया गया है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज होंगी, ठीक है। ये सबसे पहले बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात हो रही है। इनके अंदर क्या हो जाता है कि बर्ड्स, ठीक है, एंड रेप्टाइल्स, इनके अंदर क्या होता है कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो जाइगोट बनता है उसे किस में पैक कर देते हैं, एग के अंदर पैक कर देते हैं और ले कर देते हैं, ठीक है।
अब आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। दे ले शेल्ड एग्स टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द हार्श टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। इन्होंने एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर दी, फिर एग ले कर दिया। एग ले करने का मकसद ये है कि जो इनका डेवलपिंग एम्ब्रियो है इस एग के अंदर, वो हार्श जो कंडीशन है, हार्श इन्वायरमेंट है, उससे इसकी प्रोटेक्ट कर सके इनके एम्ब्रियो की। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओवीपेरस। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और बाद में अंडे ले कर देते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को ओवीपेरस कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड टू इंटरनल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज अकम्प्लिश्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी। हमारे पास एक कंडीशन तो हो गई थी बर्ड्स और रेप्टाइल्स की, अब बात हो रही है ह्यूमन बींग्स की, मैमल्स की। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होगी लेकिन एग ले नहीं होंगे। जो एम्ब्रियो बनेगा उसकी डेवलपमेंट ह्यूमन बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा। और 9th मंथ के बाद क्या होगा कि हमारे पास बेबी यानी कि बेबी की डिलीवरी होगी। ठीक है, विच गिव बर्थ टू यंग वन, वही जो मैंने आपको कहा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड विविपेरस। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अपने यंग वंस की डिलीवरी करते हैं, ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन सम मैमल्स लाइक डकबिल्स, प्लेटाइफस and spiny anteater, internal fertilization lead to internal development of young one is a shelled egg, and when development is completed shell egg is laid which hatches to offspring. This is called oviviviparous condition. ये अब कोई नई कंडीशन आ गई है, कौन से वाली, ओविविविपेरस। ठीक है, ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, इनके अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो एम्ब्रियो होगा उनका, वो एक शेल के अंदर होगा। ठीक है, और पूरी की पूरी उसकी डेवलपमेंट चाहे जितने 3 माह की हो, 6 माह की हो, जितने माह की हो, वो क्या होगी, उस शेल के अंदर होगी। और ये जो शेल है किसके अंदर होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। और ये जो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद जो फीमेल है वो क्या करेगी, वो एग ले करेगी। ठीक है, और एग ले होने के बाद क्या होगा कि वो जो एग है वो टूटेगा और जो बच्चा है उसके अंदर से हैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, ओवोविविपेरस कहा जाता है। ठीक है, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस एनिमल्स प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू देयर यंग वन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये कहा गया है कि विविपेरस जिस तरह की ह्यूमन बींग्स, ओवोविविपेरस जो आपके पास डकबिल, प्लेटाइफस की आपको जो एग्जांपल दी थी, इनके अंदर जो यंग वन है उनकी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाती है क्योंकि वो फीमेल की मदर की बॉडी के अंदर होते हैं। नोरिशमेंट इज प्रोवाइडेड आइदर थ्रू स्टोर फूड इन द एग और थ्रू प्लेसेंटा बाय द मदर। के जो विविपेरस हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो यंग वन होता है उसे डायरेक्ट प्लेसेंटा के थ्रू क्या कहते हैं, खुराक वगैरह बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं। और जो ओवोविविपेरस है उसके अंदर क्या होता है कि एक जब जाइगोट वगैरह बन जाता है, एग बन जाता है, उसके अंदर ही जो सारे के सारे डेवलपमेंट के लिए खाने पीने का सामान है वो नेचुरली उसके अंदर स्टोर हो जाता है और बच्चा उसे यूज़ करके बड़ा हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारे पास ओवीपेरस का, विविपेरस का, ओवोविविपेरस का। ठीक है।